हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रमुख क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पीछे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्नों के उत्तर तो आपको बताता ही हूँ, साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताता हूँ और उन्हीं फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नाइट्रोजन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में जो हवा पाई जाती है वह बहुत से गैसों की मिश्रण होती है और इन गैसों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो ज़्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। और अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें, आयतन की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो वायुमंडलीय हवा में लगभग 78% जो है नाइट्रोजन होता है, शेष 21% के आसपास में लगभग ऑक्सीजन होता है। वहीं दोस्तों शेष अगर 1% जो बच रहा है उसमें जलवाष्प और बहुत सी अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, नियान आदि बहुत सी गैसें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः किसके बनाए जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं क्रोमियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या फिर स्वर्ण या फिर इसे सोना भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सिलिकॉन। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूँ कि सिलिकॉन जो है वह एक अर्धचालक है और इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा आधुनिक युग के अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने के लिए किए जाते हैं। यहीं पर दोस्तों सिलिकॉन के अलावा एक अन्य नाम जर्मेनियम भी याद रखिएगा। जर्मेनियम भी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर या अर्धचालक है और उसका प्रयोग भी इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बनाने में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस या फिर जिसे नोबेल गैस भी कहते हैं यौगिक बनाता है? और आपके ऑप्शंस हैं हीलियम, नियान, रेडान या फिर जिनान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जिनान। अब दोस्तों आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर यह अक्रिय गैस या फिर नोबेल गैस क्या होते हैं? तो इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि ज़्यादातर जैसा कि आप नाम सुनते होंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो दोस्तों उसी तरह के यह भी गैसें ही होती हैं। लेकिन इनकी खासियत यह होती है दोस्तों कि इस प्रकार की ज़्यादातर गैसें जो है कि कोई अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, मतलब वो निष्क्रिय पड़ी रहती हैं, किसी के साथ संयोजन नहीं करती हैं। इन्हीं गैसों में यह एक गैस है जिनान, जो कि फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाती है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो तत्वों की आवर्त सारणी है या फिर जिसे पीरियाडिक टेबल कहा जाता है, उस टेबल में यह सबसे दाहिनी ओर होता है और जैसा कि आप इस चित्र में भी यह देख पा रहे हैं। और यह गैसें हैं दोस्तों हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और फिर रेडान। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की हवा में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? और आपके ऑप्शंस हैं हीलियम, नियान, रेडान या फिर जिनान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रेडान। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि पीरियाडिक टेबल में जो सबसे राइट हैंड साइड में 6 गैसें होती हैं वह नोबेल गैसेस कहलाती हैं। और इन गैसों में जो सबसे नीचे है रेडान नामक गैस, वह प्रकृति में नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, बल्कि उसे लैब में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं अपर रूप, समस्थानिक, संभारिक या फिर समाकृतिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अपर रूप। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि जो पेंसिल होता है जिसको हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, उसका जो आगे वाला ब्लैक कलर का टिप होता है वह ग्रेफाइट होता है। और हीरा और ग्रेफाइट यह दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो यह हीरा होता है, डायमंड, उसकी जो चमक होती है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। और यही वह प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसको आधुनिक युग में ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं नल का जल, वर्षा का जल, आसूत जल या फिर भूमिगत जल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वर्षा का जल। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों
कि जो यह आसुत जल है उसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं और यह लैब में या फिर प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आजकल जो बोतलों में भर के पानी पीने के लिए आ रहा है वह शुद्ध जल या आसुत जल नहीं होता है, वह मिनरल वाटर होता है दोस्तों। उसमें कुछ हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं उसमें वह ऐड किए हुए रहते हैं। वहीं आसुत जल का दोस्तों अगर हम प्रयोग की बात करें तो घरों में जो बैटरियों में हम पानी डालते हैं वह आसुत जल ही होता है। यहीं पर आपको एक चीज़ और भी बता दूं दोस्तों कि जो यह शुद्ध जल होता है, जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है H2O, वह जो है कि विद्युत का कुचालक होता है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि कई बार हमें जो है कि पानी की वजह से करंट लग जाता है तो उसमें तो बिजली का करंट फ्लो होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वह जो घरों में वाटर हम यूज़ करते हैं वह शुद्ध जल नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वह मिनरल वाटर होता है, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, वह प्रॉपर H2O नहीं होता है और जो उसमें करंट का फ्लो होता है वह उन्हीं अशुद्धियों के कारण होता है। तो यह चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि जो शुद्ध जल होता है, जो शुद्धतम रूप का जल है, वह जो है कि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरस अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों वह होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? और आपके ऑप्शंस हैं विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध या फिर विद्युत क्षमता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विद्युत धारा। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि विभवांतर या फिर विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई होती है वोल्ट, वहीं विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम का प्रयोग करते हैं, जबकि विद्युत क्षमता जो होती है उसकी इकाई होती है वाट। कूलाम विद्युत आवेश का इकाई होती है, जबकि दोस्तों फैरेड में विद्युत धारिता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? और आपके ऑप्शंस हैं लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, सौर ऊर्जा या फिर डीजल इंजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सौर ऊर्जा। इस चित्र में भी जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि रॉकेट के माध्यम से हम अपना जो है उपग्रह भेज देते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि वह उपग्रह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो वह इनको उसमें लगाए गए सोलर पैनल से मिलती रहती है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? और आपके ऑप्शंस हैं डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या फिर रेक्टिफायर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विद्युत मोटर। दोस्तों इसका बहुत ही साधारण उदाहरण आप अपने घरों में देख सकते हैं। जो आपका फ़ैन होता है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, उसमें एक मोटर लगा होता है और वह विद्युत ऊर्जा की खपत करता है और फिर फोर्स्ड एयर मतलब हवा आपको देता है। यहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन फर्स्ट है डायनेमो, वह विद्युत मोटर का जस्ट अपोजिट काम करता है और डायनेमो एक प्रकार का जनरेटर होता है। दोस्तों इसमें जो है कि हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और फिर यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, जबकि दोस्तों जो यह ट्रांसफार्मर होता है वह विद्युत ऊर्जा को ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। वहीं जो दोस्तों यह रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को AC फॉर्म से DC फॉर्म में चेंज करता है। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है? और आपके ऑप्शंस हैं परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर विवर्तन। हमेशा की तरह दोस्तों अगर पूरी वीडियो को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल सुबह 7:30 बजे जनरल नॉलेज सीरीज की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।